दुबई, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? चमचमाती ऊंची इमारतें, लग्जरी लाइफस्टाइल और एक ऐसा शहर जो दुनिया के सबसे सेफ शहरों में गिना जाता है। लेकिन क्या हो अगर इसी चमक दमक के पीछे एक गहरा, अंधेरा सच छिपा हो? एक ऐसा सच जो इसे दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों के लिए एक महफूज पनाहगाह बना देता है। आइए आज इसी विरोधाभास की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये रेगिस्तानी जन्नत, भगोड़ों का स्वर्ग आखिर बनी कैसे। ये सवाल ही अपने आप में बड़ा अजीब है ना? एक शहर जहां सड़क पर थूकने पर भी भारी जुर्माना लग सकता है, वहीं दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स खुलेआम घूमते हैं, शानदार जिंदगी जीते हैं। आखिर ये मुमकिन कैसे है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और देखिए, हम यहाँ कोई छोटी मोटी चोरी चकारी करने वालों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम जैसे नामों की, जिनके सिर पर करोड़ों का इनाम रखा है। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो क्वीन रूजा इग्नातोवा की, जो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। ये सब के सब दुबई को अपना सेफ हाउस मानते हैं, और यकीन मानिए ये लिस्ट बहुत बहुत लंबी है। तो चलिए इस मुद्दे की गहराई को समझते हैं। ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों के छिपने की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो जानबूझकर एक रणनीति के तहत ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचता है। $25 मिलियन, ये वो रकम है जो अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम पर रखी है, और यही शख्स दुबई में बेखौफ होकर सैकड़ों करोड़ का कारोबार चलाता है। सिर्फ ये एक आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि दुबई में पैसा हर चीज से ऊपर है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल जस्टिस से भी। अब ये समझने के लिए कि दुबई आज जैसा है वैसा बना कैसे, हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। इसकी कहानी मोतियों की चमक से शुरू होती है, लेकिन एक आर्थिक सुनामी ने इसे एक ऐसा रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए जरा, एक वक्त था जब दुबई की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ मोतियों पर टिकी थी। लेकिन 1920 के दशक में जब जापान ने लैब में मोती बनाना शुरू कर दिया, तो दुबई की किस्मत रातों रात डूब गई। ये एक सर्वाइवल का संकट था, और इसी संकट ने दुबई को दुनिया का सबसे बड़ा और साहसी जुआ खेलने पर मजबूर कर दिया। 1966 में तेल की खोज ने उम्मीद तो जगाई, पर वो एक झूठी उम्मीद थी। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, दुबई का तेल भंडार उसके पड़ोसियों के सामने ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। इसके शासक ये बहुत जल्दी समझ गए थे कि सिर्फ तेल के भरोसे वे ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। उन्हें कुछ अलग करना था, कुछ बहुत ही हटकर। और यही कहानी में एंट्री होती है शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम की, एक ऐसा लीडर जिसे भविष्य साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने महसूस किया कि दुबई को बचाने के लिए एक ऐसा प्लान बनाना होगा जो तेल से कहीं आगे की सोचता हो, एक ऐसा मॉडल जो दुनिया ने पहले कभी देखा ही ना हो। शेख राशिद का ये मशहूर कोट उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। वो जानते थे कि तेल की दौलत आज है, कल नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा दाव खेला जो या तो दुबई को हमेशा के लिए बना सकता था या फिर हमेशा के लिए मिटा सकता था। उनका प्लान 4 पिलर्स पर खड़ा था। पहला, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, जीरो टैक्स। तीसरा, फ्री जोन, जहां कोई भी विदेशी पूरी कंपनी का मालिक हो सकता है। और चौथा, सबसे जरूरी, पूरी तरह से गोपनीयता, मतलब सीक्रेसी। और यही चौथा पिलर वो चाबी थी जिसने दुबई के लिए एक नई और काफी विवादित दुनिया का दरवाजा खोल दिया। और इन्हीं नियमों ने दुबई को काले धन के लिए एक चुंबक की तरह बना दिया। चलिए देखते हैं कि यह सिस्टम असल में काम कैसे करता है और ये दुनिया भर के अपराधियों के लिए इतना आकर्षक क्यों है। फ्री जोन। असल में इस पूरे खेल का दिल यही है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां कोई टैक्स नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, और आपकी पहचान पूरी तरह गुमनाम। आप एक कंपनी बनाते हैं और कोई ये नहीं पूछ सकता कि उसका असली मालिक कौन है। ये उन लोगों के लिए जन्नत है जो अपने पैसे के सोर्स को छिपाना चाहते हैं। हाल ही में आई दुबई अनलॉक्ड रिपोर्ट ने इसी सच को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। ये स्लाइड बस एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे दुनिया के बड़े बड़े अपराधी बुर्ज खलीफा जैसी जगहों पर आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, अपनी अवैध कमाई को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके। दुबई में एक ही रूल चलता है, कैश इज किंग। एक अंडरकवर रिपोर्ट में एक रियल एस्टेट एजेंट ने साफ साफ माना कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कहां से आ रहा है। आप सूटकेस भर कर कैश लाइए और एक पूरी बिल्डिंग खरीद लीजिए, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक खुला खेल है। और मान लीजिए अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो क्या होता है?
जवाब है शायद कुछ भी नहीं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की सिर्फ 27 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया के बाकी 160 से ज्यादा देशों के अपराधी यहां बिना किसी डर के रह सकते हैं। और जिन देशों के साथ संधि है भी, वहां भी न्याय की कोई गारंटी नहीं है। गुप्ता ब्रदर्स का केस इसका सबसे बड़ा सबूत है। उन्हें अरबों डॉलर के घोटाले के लिए गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन दुबई ने उन्हें साउथ अफ्रीका को सौंपने से साफ मना कर दिया और रिहा भी कर दिया। मतलब यहाँ नियम तो हैं, पर शायद बस दिखावे के लिए। तो हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं, दुबई का सच आखिर है क्या? ये एक ऐसी कामयाबी की कहानी है जिसकी नींव शायद नैतिक रूप से थोड़ी खोखली है। चलिए इसके आखिरी हिस्से को समझते हैं। दुबई में 90% आबादी बाहर से आए लोगों की है। सरकार अपने 10% लोकल नागरिकों का इतना ज़्यादा ख्याल रखती है, उन्हें इतनी सुविधाएं देती है कि वो कभी किसी भी चीज़ पर सवाल नहीं उठाते। ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो देश के अंदर पूरी तरह से शांति और स्थिरता बनाए रखता है। दुबई का अपराधियों के साथ एक सीधा सा सौदा है। आप यहाँ रहिए, अपना पैसा लगाइए, अपना ग्लोबल क्राइम एम्पायर चलाइए, लेकिन दुबई की सड़कों पर शांति बनाए रखिए। यहाँ दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी भी भीगी बिल्ली बनकर रहते हैं। एक भी लोकल कानून तोड़ा और उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते यूएई को कुछ समय के लिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। इसके बाद उन्होंने कुछ कानूनी सुधारों का दिखावा किया और लिस्ट से बाहर भी आ गए। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने जैसा है और असली खेल अभी भी पर्दे के पीछे जारी है। तो आखिर में ये सवाल यही है, दुबई क्या है? एक मॉडर्न चमत्कार जिसने रेगिस्तान को सोने में तब्दील कर दिया, या फिर एक नैतिक समझौता जिसने दुनिया भर के अपराध को फलने फूलने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना दे दिया? शायद सच ये है कि ये दोनों हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कामयाबी की कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है।